हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम लोग अकाउंट्स बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का अगला क्लास करने जा रहे हैं। कि जो टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। इससे एक क्वेश्चन अल्टरनेट हम कर सकते हैं आता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके एग्जाम में आए तभी पढ़ो। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये चीजें आपको जाननी चाहिए जो अभी तक आप शायद नहीं जान पाए हो या उतने अच्छे से 11th की क्लास में नहीं पढ़े होगे। बेटा, एक बात और ध्यान दो कि क्लास 11th की जनरल एंट्री की क्लास हम खत्म कर चुके हैं, जो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में भी आता है। तो क्लासेस भी आप लोग देख लो, और पार्टनरशिप क्लास 12th का भी फंडामेंटल का चैप्टर खत्म करिए। तो आप साथ साथ क्या करो कि उस क्लासेस को भी देखते रहो। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो फाइनेंशियल मार्केट का भी क्लास देखे। फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो चुका है। ये सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में जाओगे जब चैनल पे, वहां पे एकदम इंडिविजुअल क्या है हेडिंग वाइज मिल जाएगा। तो और सभी क्लास के सामने हमने पार्ट भी लिख दिया है कि कौन सा क्लास फर्स्ट नंबर पे, कौन सा सेकंड। तो उसी सीरियल में आप देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का मेरा दो टॉपिक है। पहला जो है कि अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको लेखांकन प्रक्रिया बोलते हैं। देखो बेटा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप किस किस स्टेज से गुजरने वाले हो, या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस किस स्टेज से गुजरता है, वो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस या लेखांकन प्रक्रिया में पता चलता है। ये जानो कि चाहे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मीन्स हम कर सकते हैं सोल ट्रेड या नेशनल कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी हो, ये प्रोसेस से उसको हर हाल में गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कर सकते हैं हम कि एक पेड़ जब होता है तो उसका पहले बीज होता है, सीड्स जो होता है वो जमीन में डालो, फिर वो धीरे धीरे सीधा निकलता है, मीन्स जिसको तना बोलते हैं। फिर उसमें से शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकल जाते हैं, और फिर ऊपर जाके वो कंप्लीट हो जाता है पेड़। तो अब देखो, ये प्रोसेस हर सारे प्लांट्स के लिए है कि कोई प्लांट्स छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो वही चीज मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वही चीज कॉमर्स में होता है। कुछ बिजनेस एंटिटीज छोटे लेवल पे होते हैं, कुछ बहुत ब्रॉड लेवल पे होते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस जो होगा वो इसी प्रोसेस से जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या मिलता है, ट्रांजैक्शन या इवेंट। अब बेटा, ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रांजैक्शन देखो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होने वाली चीज है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चलता है, या हम और एक दूसरी चीज कर सकते हैं रिकरिंग नेचर का, जो बार बार, ये भी कर सकते हो जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। और इवेंट जो होता है एक किसी एक पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन बताता है। अभी आपको समझ में आएगा कहना हम क्या चाह रहे हैं। ये पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, जैसे हम आपसे क्या करें बेटा कि गुड्स का परचेजिंग एंड सेलिंग, ये देखो बिजनेस में बार बार होगा, जिसका क्या कर सकते हो आप, जनरलाइजिंग करते हो। ठीक है, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये सारी चीजें क्या है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू बेसिस पे चलते हैं। लेकिन अभी हम बोले कि 5 जुलाई को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस जो है 4 लाख रुपए था। अब देखो हम क्या बोले कि 5 जुलाई को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस जो है 4 लाख रुपए। ये एक इवेंट है, क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डेट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम ऐसे बोले कैश अकाउंट का बैलेंस 30 जून को 1 लाख रुपए था। तो 30 जून की बात, जब हम किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करते बेटा, तो मेरा इवेंट कहलाता है। और अगर जो चीजें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलने वाली हैं वो क्या होती हैं, मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोग बनाते हो, बैलेंस शीट हम बताए थे। बैलेंस शीट के बारे में क्या होता है, वो भी एक पर्टिकुलर डेट का इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या होता है, इवेंट होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो ट्रांजेक्शन या इवेंट में हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उसको देखा जाता है, समझा जाता है कि जो भी हमें मिल रहे हैं चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, क्या वो ट्रांजेक्शन है मेरे बिजनेस के लिए या इवेंट है। अगर बेटा वो ट्रांजेक्शन है तो हम उसको अगले स्टेप पे ले जाएंगे, मीन्स यहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे दोनों में से ट्रांजेक्शन या इवेंट। अगर ट्रांजेक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होने वाला है तो आइडेंटिफाई हो चुका है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन करना बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो, यहां पे हम फिर देखते हैं कन्वर्टेड इनटू मनी, मीन्स जो चीजें ट्रांजेक्शन हमें मिल रही हैं
वो मनी में कन्वर्टेड हो सकती है या नहीं। अब देखो ये चीज हम आपको पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं कि हमारे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे हों। कहने का मतलब कि तुरंत इफेक्ट कैश पे आ जाए ऐसा नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं उधार बेसिस पे। तो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे मनी पे इफेक्ट जाना चाहिए। वो प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है बेटा, कुछ भी हो, लेकिन मनी पे मेजरमेंट मींस मनी पे इफेक्ट आना इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्टेड इनटू मनी है वो ट्रांजेक्शन, तब हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग में हमें क्या प्रोसेस करना होता है, जनरल एंट्री, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स हम अभी पिछले 2 क्लास पहले पढ़ाए थे। तो आज का आपका पहला टास्क दे रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में ये बताओगे आप टोटल कितनी सब्सिडियरी बुक्स होती है, मीन्स नंबर में आपको बताना 4, 5, 6, 7 कितनी होती है, ये आप बताओगे सब्सिडियरी बुक्स कितनी होती है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो नहीं बताएगा, ठीक। तो अब देखिए हमने बोला कि जब कन्वर्टेड इनटू मनी है तो हम यहाँ पे क्या किए कि नेक्स्ट स्टेप पे अपना गए रिकॉर्डिंग के, मींस उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर जनरल एंट्री करना होगा जनरल करेंगे, लेजर बनाना होगा लेजर, या सब्सिडियरी बुक जो भी बनाना होगा हम इस स्टेप पे बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा यहां से निकल कर आ रहा है उसको एक प्लेस पे गैदरिंग कर देना, कि कम से कम मीन्स कह सकते हो एक आप कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो समराइजिंग किया जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा सारांश हिंदी में, ठीक। अब देखो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तलपट इसको बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस हम बनाए। फिर इसी समराइजिंग में ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बात आती है। मींस जब जनरल एंट्री या लेजर या कह सकते हो सब्सिडियरी बुक्स हम बना लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बात आती है। ये सारा चीज यहाँ पे हम बनाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। जो ये हम ट्रेडिंग बनाए, बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका एनालिसिस करते हैं अगले स्टेप में। एनालिसिस में क्या होता है बेटा, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो आपका एक बुक आप पढ़े होंगे 12th में, इस टॉपिक पे हमें बात करना, और इससे क्या होता है कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं अकाउंटिंग में, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हर चीजों को मीन्स जो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ, सारा बैलेंस शीट बना है, उसको हम उसकी बारीकियों के एनालिसिस करते हैं, क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा टू इन्फॉर्म पब्लिक एट लार्ज, या ये कह सकते हो टू इन्फॉर्म पार्टी रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ कौन कौन हो सकता है, पब्लिक जैसे नॉर्मल जनता, या गवर्नमेंट, या स्टेक होल्डर्स जो पैसा वगैरह आपके बिजनेस में लगाए हुए हैं। ये कम्युनिकेट का मतलब क्या है, ये समझो कि जैसे आप साल भर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ बना लिए, रेशियो एनालिसिस कर लिए, तब आप सबको इन्फॉर्म करते हो कि देखिए भैया हमने साल भर के दौरान मेरे बिजनेस की स्थिति रही, हमने इतना का टर्नओवर किया, मीन्स इतना मेरी सेल्स हुआ, इतना परचेजिंग, इतना हमको प्रॉफिट हुआ, और मेरा फ्यूचर प्लान ये अब होने वाला है। आप देखते होगे बेटा, जरा सा डीप एनालिसिस करो, न्यूज़पेपर वगैरह में जब फाइनेंशियल ईयर मेरा एंड होता है मार्च का, तो उसके बाद सारी कंपनियां अपना क्या करती हैं कि एडवर्टीजमेंट देती हैं कि पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, कि हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, और आगे आने वाले समय में हमारे क्या होने वाले ये प्लान है। जैसे आप कोई कॉमन से एग्जांपल दे रहे हैं, जियो, आप सिम यूज करते हो, जियो का देखते हो कि पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड है कि हर कंपनियों में क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होता है, कंपनी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वहां क्या होता है कि कंपनी पिछले चीजों को अपने बताती है, मीन्स पिछले साल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें क्या की है, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या करने वाली है। इसी से क्या होता है बेटा कि कंपनीज के शेयर्स के प्राइस बढ़ती या घटती है। मीन्स क्या होता है कि हर कोई पर्सन, अभी मान लो आप पैसा लगाए हो किसी कंपनी में, तो आप भी जानने की कोशिश करोगे कि जो पैसा हम लगाए हैं वो प्रोडक्टिव यूज में जा रहा है या अनप्रोडक्टिव में जा रहा है। तो वही चीज यहाँ होता है कि जब सारी चीजें हो जाती है, सारे अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, लास्ट में आता है कम्युनिकेशन, मीन सबको इन्फॉर्म किया जाता है। उससे क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल या तो बनेगी या खराब होगी। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन सारी चीजों में, तो कम्युनिकेट करने के बाद आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बनता है बेटा। इसी का वैसा वर्षा अगर आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लॉस वगैरह आपको आ रहा है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, बहुत ही बेकार होगी, मीन्स मार्केट रेपुटेशन आपका खराब हो जाएगा। ये हुआ आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। मीन्स अब देख सकते हो बेटा
अब हम क्या बोले कि इस प्रोसेस में चाहे आपका सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी कंपनी हो, कोई भी कंपनी, सबको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस से बिना गुजरे उनको नहीं रह सकती हैं। सोल ट्रेड, अब बातें हम क्या किए, देखो सोल ट्रेड होगा और उसका क्या होगा कि हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से ब्रांच निकाला, छोटा पेड़ है ये हुआ, पार्टनरशिप इससे बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा ब्रांच होगा, मीन्स यहाँ पे उसके क्या होंगे, अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे, बीच में ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन चीजों से बच जाए। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है लेजर, जिसको हम बोलते हैं खाता बही। अब देखो लेजर होता क्या है कि अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन जनरली आता ही है। ठीक, ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल और सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, एट वन प्लेस विच आर रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंट। देखो सब्सिडियरी बुक्स सहायक बही होती है बेटा। ये क्या बोल रहा है कि लेजर जो हमारा होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जनरल एंट्री या सब्सिडियरी बुक की मदद से उन अकाउंट से कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करना। अब अभी समझ में और अच्छे से आएगा। हम कह रहे बेटा, मान लो आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, आप चला रहे हो, हम आपसे 2 महीने बाद जाते हैं, पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आप पिछले महीने में कितने का टोटल सेल्स किए। अब आप सोचो कि अगर आप केवल जनरल एंट्री कर रहे हो, केवल और जनरल एंट्री, तो आप क्या करोगे, मान लो 50 बार सेल किए हो तो 50 जगह की जाओगे, अपना सेल्स खोजोगे कहां कहां जनरल एंट्री किए हो, फिर उसका सम टोटल करोगे, तब हमें बताओगे। अगर कहीं पे मान लो गलती से कोई एक जनरल एंट्री का सम टोटल आप करना भूल गए तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा और एक टाइम टेकिंग है। तो इस चीज से बचने के लिए, मीन्स हमारा टाइम कंज्यूम कम हो, ठीक है, और हमें एक जगह पे एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, तो हमें किससे मिलता है, लेजर से मिलता है। वही ये बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल और सब्सिडियरी बुक्स एट वन प्लेस विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, मीन्स जिस अकाउंट को हम बनाने जा रहे हैं उसी अकाउंट से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या बोला, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर जनरल एंट्री। ये देखो बेटा, ये पूछा जाता है कि लेजर का मतलब किसके बाद बनाया जाता है, तो याद रखना जनरल एंट्री के बाद का जो आपका अगला प्रोसेस है वो लेजर है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। ये भी याद रखना कि मीन्स जनरल एंट्री से आप लेजर जो बनाने जा रहे हो, ये जो प्रक्रिया कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, इसको पोस्टिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस दैट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कि कहने का मतलब कि जो लेजर आप बना रहे हो उसमें सभी प्रकार के अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट का हो, चाहे वो रियल अकाउंट नेचर का हो या नॉमिनल अकाउंट का हो, सभी अकाउंट्स का क्या होता है आप लेजर बनाओगे। ऐसा नहीं कि कोई एक अकाउंट स्कैप कर देने वाले हो। ओके, फिर इट इज इन टी शेप, और लेजर का जो शेप भी पूछा जाता है बेटा, ये भी याद रखना टी शेप होता है। ठीक है, टोटल कॉलम इन लेजर 8, इसको भी अंडरलाइन आप कर लीजिएगा कि एक कॉलम भी पूछा जाता है बीएचओ काम में, कि कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन है लगता है लेकिन बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, तो ये पूछ लेता है कि लेजर में टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एक प्रोफार्मा देखो लेजर का है कि लेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका डेबिट होता है, क्रेडिट। डेबिट में क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट कॉलम। फिर सेम यही कॉलम रिपीट होता है क्रेडिट साइड में कि डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड क्या है आपका अमाउंट का। तो अब देखो कि 4 कॉलम डेबिट, 4 क्रेडिट में, तो दो सबका सम टोटल क्या हो जाता है, ये आपका 8 कॉलम होता है। जब भी लेजर आप बनाते हो तो ऊपर हेडिंग दे देते हो नेम ऑफ अकाउंट का, मीन जो भी अकाउंट बना रहे हो, जैसे आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट हेडिंग दोगे, ठीक है, आप सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो सेल्स अकाउंट का हेडिंग दोगे। और ये मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी लेजर बनाया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां डेली बेसिस पे लेजर बन जाता है, और छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहां मंथली बेसिस पे। और हम तो ये कहेंगे बेटा, आजकल तो आपका क्या हो चुका है, अकाउंटिंग जो है कि कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, मींस टैली बेस्ड हो चुका है, कि आप केवल जनरल एंट्री पोस्ट करते हो, ऑटोमेटिक वो सारा लेजर, बैलेंस शीट, सब कुछ जो इफेक्ट होने वाला था वो जनरेट हो जाता है उस टैली के सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हुआ आपका प्रोफार्मा ऑफ द। अब देखो कि डेबिट साइड में जब भी कोई आइटम लिखते हो बेटा, उसके पहले टू लगाते हो, और क्रेडिट साइड में जब लिखते हो उसके पहले बाई लगाते हो। ये भी ध्यान देना। देखो, जितनी बारीकियों को आप अच्छे से जानोगे उतना आसानी से आप इंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज आप किसी चीज को लाइट में एकदम ले लोगे ना कि अरे ये तो आसान सा है, और एग्जाम हॉल में बैठोगे फिर वहीं पे दिमाग चकरा जाता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं
देखो जब हम अकाउंट्स बना लेते हैं तो इसके डेबिट और क्रेडिट का जो आप लोग बैलेंसिंग करते हो कि मीन्स किधर का टोटल अधिक है किधर का कम है कैसे बराबर करना, उसके लिए भी हमें बताया जा रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स इसका हम कैसे बैलेंस करने वाले हैं अकाउंट्स को, उसके बारे में देखते हैं। अगर कोई भी अकाउंट्स आप मीन्स जो भी लेजर बना रहे हो अगर वो पर्सनल अकाउंट्स का नेचर का है, जैसे हम कहें मोहन का है, सोहन या बैंक्स का अकाउंट्स है, या हम कहें आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, या हम कहते हैं कि अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, इन सब का अकाउंट्स अगर आप बना रहे हो बेटा तो उसको कैसे बैलेंसिंग करेंगे, इसको हम नाम दिए हैं नॉर्मल बैलेंसिंग। कहने का मतलब क्या है, देखो 3 केस बन सकता है पर्सनल अकाउंट में, बोथ साइड इक्वल मीन्स हम कह रहे हैं मोहन का आप मान लो अकाउंट बना रहे हो तो मोहन का पहला केस बन सकता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। अब कैसे, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं मोहन से हम क्या किए 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदे, चलो जब हम उधार खरीदे तो एक ही ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक, उधार खरीदने क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट, मोहन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में गया अमाउंट, फिर हम मोहन को क्या किए वही 10,000 रुपए बाद में ले जाकर पेमेंट कर दिए। तो अब देखो हम क्या किए कि मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मोहन का 10,000 रुपए उससे उधार खरीदे, 10,000 रुपए उसको पे कर दिए, तब तो मोहन से कुछ नहीं बचा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब मोहन का लेजर हम बनाएंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा अपने आप से, ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। या दूसरा ऑप्शन क्या बचता है मेरे पास, डेबिट साइड एक्सेस, कि एक केस क्या हो सकता है डेबिट साइड एक्सेस होगा, दूसरा केस क्या है कि क्रेडिट साइड एक्सेस हो सकता है। अब ऐसा कब, मान लो हम अभी मोहन का एग्जांपल लिए कि मोहन से क्या किए परचेज किए, अगर परचेज किए हैं उसको हम कैश नहीं दिए तो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो गया 10,000, डेबिट में कुछ भी नहीं गया तो मोहन का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा बेटा, वो कम रहेगा 10,000, तो वो बोला क्रेडिट साइड एक्सेस। अब इसी का जस्ट अपोजिट ले लो, अगर हम सेल्स किए हैं, मान लो हम सीता को सेल किए 25,000 रुपए का सामान, तो सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अभी सीता ने हमें पैसा नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सीता का अकाउंट डेबिट एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये आया मींस ये 3 केसेस बन सकते हैं पर्सन कि बोथ साइड इक्वल, डेबिट साइड एक्सेस या क्रेडिट साइड एक्सेस। तो यहाँ पे अगर मान लो बेटा हम कहें इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डेबिट में एक्सेस बैलेंस है तो क्रेडिट में कम होगा, जितना डिफरेंस होगा उतना हम क्या करेंगे बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट में कम है तो जितना कम होगा वो टू बैलेंस सीडी कर देंगे, मींस कैरी डाउन करके हम उसको दोनों साइड को इक्वलाइज कर देते हैं। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का बैलेंसिंग का। और ये भी याद रखो पर्सनल अकाउंट्स अगर डेबिट साइड एक्सेस है बेटा, ये आपका हम एक तरीके से कर सकते हैं एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट हम बता चुके हैं कि क्या होता है कि कहां पे जाने वाला है, बैलेंस शीट में जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा नहीं। और अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो बैलेंस शीट में जा रहा है तो बैलेंस शीट का डेबिट साइड एसेट्स होता है। और अगर क्रेडिट साइड का बात कर रहे हैं, क्रेडिट एक्सेस है तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्या होगा लायबिलिटीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पे नल होगा, मीन्स ये कुछ भी नहीं हमारे लिए, ठीक। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का बात। अब बात आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट के लिए भी हमने बोला नॉर्मल बैलेंसिंग, लेकिन अब ध्यान देते हैं इसमें क्या है कि रियल अकाउंट्स में भी क्या हो सकता है कि आपका बोथ साइड इक्वल हो सकता है, पहला केस, ठीक है। जैसे अब रियल अकाउंट में कैसे इक्वल हो सकता है, मान लो हम क्या किए बेटा, एक फर्नीचर था मेरे पास, 50,000 रुपए का फर्नीचर लिए, यूज किए उसको, फिर यूज करने के बाद कुछ समय बाद उसका क्या करते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगता है, और फिर डेप्रिसिएशन के बाद हम मान लो उसको सेल कर दिए। तो अगर फर्नीचर हम खरीदे और यूज किए, डेप्रिसिएशन लगाए, फिर उसको सेल कर दिए, तो क्या होगा, फर्नीचर खत्म मेरा, मीन्स उसका बोथ साइड इक्वल हो जाएगा 50,000 रुपए। अब वो किस वजह से इक्वल हो रहा है उससे हमसे नहीं मतलब, कि हम क्या 50,000 रुपए का खरीदे, 5,000 रुपए करके हम 5 साल तक क्या किए उस पर डेप्रिसिएशन लगाए, तो 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन से निकल गया, 24,000 रुपए का हम बेच दिए तो 1,000 रुपए हमें क्या हुआ कि लॉस हो गया। तो हम टोटल देखेंगे 50,000 रुपए का हो जा रहा है, मीन्स ऐसा चांस बन सकता है बोथ साइड इक्वल हो जाए। दूसरा क्या है डेबिट साइड एक्सेस, कि दूसरा ऑप्शन आपका ये बनता है बेटा कि अगर रियल अकाउंट नेचर का कोई भी अकाउंट आप बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, तो उसका डेबिट एक्सेस होगा। ये याद रखना रियल अकाउंट का जनरली क्रेडिट एक्सेस नहीं होता कभी भी। तो जब डेबिट एक्सेस हुआ तो ये आपका क्या होगा एसेट्स होगा। या हम आपसे ये कह सकते हैं बेटा इनडायरेक्ट वे में कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप रियल अकाउंट नेचर का आइटम नहीं पाओगे। ओके, अब आते हैं कि इसके आगे इट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, मींस रियल अकाउंट नेचर का जो है कि अगर वो दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, वो आपका डेबिट साइड का ही अधिक आएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, कि ये ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है। और ये बैलेंसिंग बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बैलेंसिंग लेजर क्या होता था कि हमें टाइम टेकिंग लगता था। लेजर जनरली कोई बनाता नहीं 11th में, और इसलिए उसको ये चीज पता नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन उसको हम कह सकते हैं 100 में से 90 बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि लेजर वो बनाते ही नहीं, उनको लगता है बेकार का प्रोसेस है। ठीक, तो अब हम आ रहे हैं नॉमिनल अकाउंट पे। इट्स नॉट बैलेंस्ड। पहली चीज है याद रखना, नॉमिनल अकाउंट को कभी बैलेंस नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग। ए हस्तांतरित करके क्लोज कर दिया जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफर किया जाता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है वो हम अभी बात करने वाले हैं, लेकिन ये आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो कि नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है। आप बैलेंसिंग का मतलब कभी ये मत समझो कि एक साइड का अमाउंट अधिक है, दूसरे साइड का कम है, तो दोनों साइड को बराबर कर देना ही बैलेंसिंग होता है ना। ये बैलेंसिंग नहीं। हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो बैलेंसिंग का बात है कि अगर हम दोनों किसी साइड का एक्सेस है किसी साइड का कम, तो बैलेंसिंग उस चीज को बोलेंगे जो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, मीन्स अगले साल भी वो जा रहा है, उसको बैलेंसिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट, जो बैलेंस शीट के आइटम है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं बेटा। लेकिन जो हमारे नॉमिनल अकाउंट के नेचर के आइटम होते हैं वो उसी साल जब हम फाइनल अकाउंट अपना बनाते हैं उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसीलिए हम बोले कि बैलेंस नहीं किया जाता है। ओके, अब देखिए इसको क्या करते हैं। बोला कि इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग। अब कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो हम करें कि एक ट्रांसफर करने का तरीका है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में पहला जो आइटम है ट्रांसफर किया जाता है रिलेटिंग टू गुड्स, मीन्स आपके गुड्स से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है? देखो, परचेजिंग, सेलिंग, ठीक, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ये जो 6 आइटम है बेटा, ये टोटल आपके गुड्स से रिलेटेड ही है। तो मीन्स अगर आप परचेज अकाउंट बना रहे हो तो उसको ट्रांसफर करोगे कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसको ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट में। आपका परचेज रिटर्न है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक है, सब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा बेटा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं कि दूसरा क्या है इसका, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाने का आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम समझ लो क्या होता है बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ये समझो कि जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, या हम ये कह सकते हैं जो विद इन द बाउंड्री ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है। अब इसका और डिटेल में हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है, अगर हम कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक यूनिट बनाने की वजह से अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। मींस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। जैसे हम कह रहे हैं एक मार्कर बनाने के लिए हमें 10 रुपए की नीड्स पड़ रही है, 2 मार्कर बनाएंगे 20 रुपए पड़ेगी, 3 मार्कर बनाएंगे 40 रुपए। ये मेरा क्या हो रहा है? सीधा प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है बेटा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहेंगे? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। अब ये तो डायरेक्टली हमारा, अब जो हम 10 रुपए बताएं वो 10 रुपए में हो सकता है कई पार्ट हो, कि एक मार्कर जो हम बोले बनाने के लिए 10 रुपए की नीड्स पड़ जाएगा। अब वो 10 रुपए का हम बाइफर्केशन आपको बता देते हैं कैसे हो सकता है। मान लो 4 रुपए का क्या हुआ कि इसका प्लास्टिक आ गया, फिर 1 रुपए का इसके अंदर भरे जाने वाला इंक आ गया, फिर 2 रुपए हम दे दिए जो इस मार्कर को बना रहा है एम्प्लॉइज, जिसको हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है, फिर हम मानते हैं 1 रुपए क्या हो गया कि इसको बनाने के लिए जो मशीन यूज किया जा रहा था उसकी लाइट की बिल आ गई। तो इस तरीके से कहा कि 10 रुपए का हम बोले। 10 रुपए का मतलब आप मत समझ लेना कि 10 रुपए केवल डायरेक्ट इस मार्कर से, हम इसका बाइफर्केशन आपको दिखा रहे हैं कि हम बोले कि 10 रुपए बनाने के लिए मार्कर की जरूरत पड़ रही है, तो 10 रुपए कैसे टोटल में आ रहा है उसका बाइफर्केशन। तो ऐसी चीज जो मतलब डायरेक्टली इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है किसी भी प्रोडक्ट के, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। या इसी मार्कर को हम बेचें तो जो हमें इनकम होगा वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगा बेटा। अगर मार्कर हम ना बेचें तो हमें कोई इनकम नहीं होगा, तो क्या होगा? तब मेरी इनकम नहीं, मीन्स जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग या उसके सेलिंग से जो इनकम मीन्स उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, वो डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं। ओके, अब दूसरा है मेरा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम आती है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ये समझ लो बेटा, जो आपका डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो क्या होंगे? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। या हम कहें जो ऐसे एक्सपेंसेस जो आउट ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सर ऐसे कैसे होता है? मान लो हम तुमसे बोल रहे हैं बेटा
कि जो तुम्हारा सामान बेच रहे हो या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर कैसे होगा। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हम करा रहे हैं। क्या एडवर्टीजमेंट वहां फैक्ट्री के अंदर हो रहा है ना, बाहर हो रहा है। हम कह रहे हैं किसी को तुम कमीशन पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो आउट ऑफ द फैक्ट्री वॉल, तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या होंगे आप पीएल अकाउंट में देख सकते हो। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम है वो सारे के सारे आप कर सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो क्रेडिट साइड के आपके सारे आइटम्स हैं उसको आप कह सकते हो इनडायरेक्ट इनकम है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जैसे हम कहें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। फिर ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, ये सारे क्या है इनडायरेक्ट इनकम है। तो अब हम समझ सकते हैं कि आपको एक चीज समझ में आया होगा कि क्या है नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं हम, याद रखो क्लोज करते हैं ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा कि बैलेंस शीट में आप कभी भी नॉमिनल अकाउंट नेचर का आइटम नहीं पाओगे। अब एक चीज आपको फिर हम बता दे रहे हैं कि अब आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको कभी भी किसी चीज के अकाउंट में कंफ्यूजन हो, जैसे हम कह रहे हैं कोई चीज पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये आइडेंटिफाई आपको करना है, तो आप कुछ मत करो, सीधा अपना फाइनल अकाउंट का मींस ट्रेडिंग, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देख लो कि ये आइटम जो आपको मिल रहा है किस जगह पे जाएगा। अगर वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम जा रहा होगा वो जान जाओ बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट का होने वाला है। अगर वो आइटम बैलेंस शीट में है तो क्या होगा आपका पर्सनल या रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। बस इससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज का नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, जरा भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा वो भी आप पूछ सकते हो। क्लास आज की कैसी लगी ये भी बताना। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासेस को देखते रहे बेटा। देखने के बाद आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि सर मैं ये क्लास देखा हूं, तो जो मैं पहले के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूं वो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आने वाले समय में फिर हम आपका टेस्ट, अगला टेस्ट जल्दी इन्फॉर्म करेंगे कब लेने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहो बेटा। ओके, थैंक यू, गुड लक।